हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी टू प्लेटफॉर्म। हम बीपीएससी टीआरई 3 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। इसमें हम साइंस का पार्ट अभी कर रहे हैं। आज ये हमारा फिजिक्स का लास्ट लेक्चर है, ठीक है। इसके बाद हम केमिस्ट्री का पढ़ेंगे, उसके बाद बायोलॉजी का पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। हमारा 8वां चैप्टर है आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी, ठीक है। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किस नाभिक में शून्य स्पिन होता है। तो इसमें दिया गया है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, उसके बाद क्या दिया गया है, बोरान दिया गया है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है, परमाणु भार 2 होता है। हीलियम का 2 होता है परमाणु क्रमांक, नाइट्रोजन का 7 होता है, बोरान का 5 होता है, ठीक है। तो इसमें हमको पूछा है नाभिक में शून्य स्पिन होगा, तो जो हमारा हीलियम होता है उसमें क्या होगा, शून्य स्पिन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है हाइड्रोजन परमाणु में त्रिज्या r की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निम्नलिखित में से किसके आनुपातिक होती है, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या पूछा है, हाइड्रोजन परमाणु में त्रिज्या r की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा इसका कितना होता है, एक मिनट देख लें हम। तो गतिज ऊर्जा हमारा कितना होता है, E²/2r होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए, कितना होता है, E²/2r, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 1998 में एक परमाणु का पहला मॉडल प्रस्तावित किया था। ऑप्शन दिया गया नील बोर ने, जे थॉमसन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, रदरफोर्ड ने, ठीक है। तो किसने पहला मॉडल प्रस्तावित किया था, जे थॉमसन ने। इसके बारे में पढ़ते हैं। वर्ष 1898 में परमाणु का पहला मॉडल जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया था। थॉमसन ने पहली बार यह प्रस्ताव दिया था कि परमाणु एक धनात्मक आवेश है और ऋणात्मक आवेश कण से बना है, ठीक है। किससे बना है, परमाणु एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश कण से बना है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों को धनात्मक आवेश क्लाउड द्वारा संलग्न किया जाता है, ठीक है। एक मिनट। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है, ठीक है। किस पर आवेश नहीं होता, इसको हम देखते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, दिया है अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। ये आवेश रहित होता है। तथा इसका खोज कौन किया था, 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने इसकी खोज की थी, ठीक है। तो याद रखे रहिएगा, न्यूट्रॉन क्या होता है, एक आवेश रहित मूलभूत कण होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ, मान लीजिए परमाणु का नाभिक होता है, तो इसमें क्या इसमें प्रोटॉन P+ और न्यूट्रॉन पे 0, ठीक है। और बाहर इसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो हमको समझ में आ गया, न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्या है, भारी पानी या फिर हैवी वाटर, ठीक है, या फिर भारी जल किसको कहा जाता है। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है, ठीक है। इसमें देखते हैं, भारी जो पानी होता है, हैवी वाटर, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, जिसको क्या कहा जाता है, D2O कहा जाता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है। इसके एक अणु में ऑक्सीजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। याद रखिएगा, किस द्वारा, सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है। भारी जल का मुख्य उपयोग नाभिकीय संयंत्रों में होने वाली नाभिकीय विघटन क्रियाओं के दौरान उत्पन्न न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए मंदक के रूप में किया जाता है। तो याद रखी रहिएगा, एग्जाम में भी पूछ सकता है कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड का उपयोग कहाँ होता है। तो इसका उपयोग नाभिकीय संयंत्रों में होने वाली नाभिकीय विघटन जो होता है, उस क्रिया के दौरान न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए इसका प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड, इसका कितना है, Pu, इसका परमाणु क्रमांक 94 है, परमाणु भार 242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। तो हम न्यूट्रॉन की संख्या हम निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, देख लेते हैं हम। इसमें हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए परमाणु, एक मिनट, ये हो जाएगा परमाणु भार माइनस क्या होता है, परमाणु क्रमांक, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, पर न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है। तो इसमें से हम जब 242 माइनस 94 करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 148, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 148 हो जाएगा, जो ऑप्शन कितना दिया गया है, ऑप्शन बी, ठीक है। और परमाणु क्रमांक बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, ठीक है। ये भी याद रखे रहिएगा। तो देखिए, परमाणु क्रमांक जिसको Z कहा जाता है बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कितना होता है, प्रोटॉनों की संख्या होता है, ठीक है। इतना याद रखे रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग
होता है किसमें, परमाणु रिएक्टर में, कृषि में, रेलवे में, रॉकेट में। ठीक है, तो जो क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है वो किसमें किया जाता है, रॉकेट में किया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग रॉकेट में किया जाता है। ठीक है, भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान में प्रयुक्त होने वाली द्रव ईंधन चालित इंजन में ईंधन बहुत कम तापमान पर भरा जाता है, इसलिए ऐसे इंजन निम्नतापी रॉकेट इंजन या क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन कहलाते हैं। ठीक है, इस तरह के रॉकेट इंजन में अत्यधिक ठंडी और द्रवीकृत गैसों को ईंधन और ऑक्सीकरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो याद रखे रहिएगा, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें किया जाता है, रॉकेट में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण मोबाइल संचार व्यवस्था में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, पराबैंगनी, एक्सरे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसको आप लोग याद रखे रहिएगा। तो किसका किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण मोबाइल संचार के लिए किया जाता है, 1 मिनट। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए माइक्रोवेव विकिरण जो होता है मोबाइल संचार व्यवस्था में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसकी खोज किसने किया था, हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। ठीक है, अब इसके बारे में और देखते हैं, इनका उपयोग रेडियो प्रसारण और टेलीविजन में भी किया जाता है। ठीक है, और इंफ्रारेड जो होता है जिसको अवरक्त किरण कहा जाता है, इसकी खोज किसने किया था, विलियम हर्शेल ने। तो माइक्रोवेव की खोज किसने किया था, हेनरिक हर्ट्ज ने किया था, याद रखिएगा। उसके बाद इंफ्रारेड जिसको अवरक्त किरण कहा जाता है उसकी खोज विलियम हर्शेल ने किया था। इनका उपयोग सिकाई के लिए, घरेलू टीवी में, रिमोट में और नाइट विजन उपकरण में किया जाता है। किसका उपयोग, इंफ्रारेड का। ठीक है, पराबैंगनी किरणों की खोज रिटर ने किया था। ठीक है, तो पराबैंगनी की खोज किसने किया था, रिटर ने किया था। इनका उपयोग जाली दस्तावेजों और जाली क्या नोटों की पहचान में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एक्सरे किरणों की खोज किसने किया था, रॉन्टजन ने किया था। इनका उपयोग सीटी स्कैन और टूटी हुई हड्डी के बारे में जानने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हमको यहाँ से क्या क्या तैयार करना है, इतना देख लीजिए, किसकी खोज किसने की थी। तो इंफ्रारेड किरणों की खोज किसने किया था, हर्शेल ने किया था। उसके बाद हमने देखा पराबैंगनी किरणों की खोज किसने किया था, रिटर ने किया था। और ये हर्शेल ने किसका खोज किया था, अवरक्त किरणों जिसको इंफ्रारेड कहा जाता है। ठीक है, और एक्सरे किरणों की खोज किसने किया था, रॉन्टजन ने किया था। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, याद रखे रहिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किए जाने वाला तत्व है। कौन सा हमारा क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है। तो इसको हम देखते हैं तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्या, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखी रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, परमाणु रिएक्टरों में से किस प्रक्रम द्वारा विद्युत उत्पादित किया जाता है। ठीक है, तो परमाणु रिएक्टर में किसके द्वारा किया जाता है, नाभिकीय विखंडन द्वारा। ठीक है, अभी इसके पहले क्वेश्चन में बताया गया उसमें यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो परमाणु रिएक्टरों में से किस प्रक्रम द्वारा विद्युत उत्पन्न किया जाता है, नाभिकीय विखंडन द्वारा। ठीक है, सूर्य में क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, परमाणु रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, कोयला का, यूरेनियम का, रेडियम का, डीजल का। तो अभी हमने बताया किसका प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिखा गया है, परमाणु रिएक्टर में परमाणु ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 और ये क्या लिखा है, प्लूटोनियम 239। ठीक है, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला ईंधन है। ठीक है, इतना याद रखिए रहिएगा। और परमाणु जो होता है ईंधन के खनन, शोधन, शुद्धिकरण, उपयोग और निपटान में शामिल प्रक्रियाओं को सामूहिक रूप से परमाणु ईंधन चक्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, परमाणु ईंधन चक्र को क्या कहा जाता है, जैसे उसका खनन करना, शोधन करना, शुद्धिकरण करना, उपयोग करना और उसका फिर से निपटान करना। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख 12 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितना होगा। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि तत्व की द्रव्यमान संख्या, तो इसका फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान संख्या बराबर कितना होता है। ठीक है, जिसको द्रव्यमान संख्या को ए से निरूपित करते हैं, बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या बराबर, तो हमारा क्या दिया गया, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या कम से कितना दिया गया, 18 तथा 20। एक फार्मूला भी हमने आपको और बताया है, क्या बताया कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कितना होता है, प्रोटॉनों की संख्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिया है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन अगर हमारा दिया है 18 तो प्रोटॉन भी हमारा कितना हो जाएगा,
18 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। और न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें 20 दिया ही गया है, तो हमको क्या निकालना है, द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो हम 18 और 20 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी 38। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया गया, परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी। ठीक है, तो परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, नाभिक की जो आधुनिक अवधारणा है सर्वप्रथम 1912 में रदरफोर्ड ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, नाभिक परमाणु के मध्य स्थित धनात्मक वैद्युत आवेश युक्त अत्यंत ठोस क्षेत्र होता है। ठीक है, और नाभिक जो होता है, नाभिकीय कणों न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। देखिए ये क्या होता है, परमाणु का गोला होता है। ठीक है, परमाणु में होता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, परमाणु का नाभिक कहा जाता है। इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन होता है P प्लस, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन इसके बाहर क्या होता है, गोल गोल चक्कर लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें दिया गया है अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में किया जाता है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं हम, क्या होता है क्वांटम मैकेनिक्स। देखिए यहाँ पे दिया गया, क्वांटम मतलब क्या होता है, यांत्रिकी कहा जाता है। ठीक है, उन प्रघटनाओं की व्याख्या करने वाली भौतिकी का क्षेत्र है जो प्लांक स्थिरांक की कोटि का होता है। इस विज्ञान के अंतर्गत पदार्थ के अति सूक्ष्म कणों का आचरण और उनके उपयोग के संबंध में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। ठीक है, तो अभी हमने इसका नाम भी बताया आप लोग को, इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप लोग को याद होगा, तो क्या कहलाता है, न्यूक्लियस, जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक है, और उसमें धनावेशित में क्या होते हैं, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, और बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, गॉड पार्टिकल है, न्यूट्रिनो, मेसॉन, हिग्स बोसान और पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो हमारा जो गॉड पार्टिकल होता है वो हिग्स बोसान होता है। ठीक है, याद रखी रहेगा, इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1964 में परिकल्पित, मार्च 2013 में इसे सत्यापित गॉड पार्टिकल अथवा ईश्वरीय कण को हिग्स बोसान कहा जाता है। ठीक है, इसके खोजकर्ताओं में पीटर हिग्स व फ्रांस्ता एल्बर्ट को वर्ष 2013 के लिए क्या भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। याद रखे रहेगा, जो गॉड पार्टिकल होता है इसको क्या कहा जाता है, ईश्वरीय कण भी कहा जाता है। इसकी खोज हिग्स बोसान देखिए यहाँ पे पीटर हिग्स व फ्रांस्ता एल्बर्ट ने इसकी खोज की थी। ठीक है, उल्लेखनीय है कि बोसान कण की अवधारणा भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने दिया था, जिस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, बोस्ट आइंस्टीन स्टैटिक्स का पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ गया गॉड पार्टिकल किसको कहा जाता है, तो हिग्स बोसान को क्या कहा जाता है, गॉड पार्टिकल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कॉस्मिक किरणें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दिया गया कॉस्मिक किरणें होती हैं आवेशित कण, अनावेशित कण, आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, तो हमारा जो ये होती है कॉस्मिक किरणें होती हैं, ये क्या होती हैं, आवेशित होती हैं। ठीक है, कॉस्मिक किरणें का आवेशित कण होते हैं जब कॉस्मिक किरणें क्या होता है, धनावेशित प्रोटॉन या ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के रूप में होती हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती हैं। ठीक है, कॉस्मिक किरणों में अल्प मात्रा में पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं गामा किरणें आदि के अंश पाए जाते हैं। ठीक है, तो कॉस्मिक किरणें क्या होती हैं, आवेशित कण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, तो एक्स किरण में, अल्फा कण में, बीटा कण में, गामा कण में। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, तो अल्फा किरण क्या होता है, धनावेशित होता है, बीटा किरण क्या होता है, ऋणावेशित होता है, एवं गामा किरण क्या होता है, अनावेशित होता है। ठीक है, तो हमारा क्या हमने बताया कि अल्फा जो होता है वो क्या होता है, धनावेशित होता है, और उसके बाद बीटा किरण क्या होता है, ऋणावेशित होता है, गामा किरण क्या होता है, वो ये इस पे कोई आवेश ही नहीं होता, नो चार्ज होता है, जीरो होता है। ठीक है, और ये जो गामा है ये विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। ठीक है, अतः हमारा विकल्प क्या हमको पूछा है कि कौन सा किरण ऋणावेशित होता है, तो हमारा बीटा कण क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो अभी हमने द्रव्यमान संख्या का फार्मूला बताया था, क्या कि द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, जिसको ए से निरूपित किया जाए, एटॉमिक मास जिसको कहा जाता है, तो द्रव्यमान संख्या ए बराबर कितना होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कितने हो, 2 प्रोटॉन हो और 2 न्यूट्रॉन हो, तो कितना हो जाएगा, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन बराबर टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, तो अभी हमने बताया परमाणु के नाभिक में कौन कौन होता है, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है,
देखिए भारी जल के बारे में दिया गया, भारी पानी वह पानी है जिसको भारी जल कहा जाता है, D2O। ठीक है, उससे किससे निरूपित किया जाता है, D2O, जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रखा हो, जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम के अवलेवल हो, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। ठीक है, D2O, देखिए जैसे H2O होता है तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का स्थान कौन ले रहा, आइसोटोप ले रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, भारी जल कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विद्युत ऊर्जा पैदा किया जा सकता है, तो विद्युत ऊर्जा किससे पैदा, लोहा से, तांबा से, एल्यूमिनियम से, यूरेनियम से। तो अभी हमने बताया किससे विद्युत पैदा किया जाता है, यूरेनियम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया, गामा किरणें हैं उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे, उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, निम्न ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, उच्च ऊर्जा वाले पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ठीक है, गामा किरणें जो होती हैं अति उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय विकिरण या फोटॉन है। ठीक है, इनकी वेदन क्षमता अल्फा और बीटा किरणों के मुकाबले अधिक होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो गामा किरण का वेदन क्षमता होता है, जो गामा किरण का वेदन क्षमता होता है वो अल्फा, और जो बीटा किरण होता है, अल्फा और जो बीटा किरण होता है इससे ज्यादा इसका होता है। ठीक है, तो याद रखे रहिएगा। ठीक है, ये किरणें जो होती हैं गैसों को आयनीकृत कर देती हैं। सन 1896 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बेकरूल ने गामा किरणों की खोज की थी। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका खोज किसने किया था, तो हेनरी बेकरूल ने किया था। ठीक है, और ये जो होता है विद्युत उदासीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो क्या नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन है, यूरेनियम का कणों में, पिंड का ऊर्जा में, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, नाभिकीय ऊर्जा, तो पिंड का ऊर्जा में, एक मिनट, तो क्या हो जाएगा, पिंड का ऊर्जा में। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा पिंड का ऊर्जा में परिवर्तन है, किसी रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिक में होने वाली परिवर्तनों के दौरान नाभिक के द्रव्यमान में होने वाली क्या है, क्षति का ऊर्जा में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप प्राप्त ऊर्जा की कुल राशि नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, इसको हम एक बार समझ लेते हैं। फिर यहाँ पे क्या दिया गया है देख लेते हैं हम, कि नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। ठीक है, याद रखी रहिएगा, एग्जाम में अगर पूछ ले कि नाभिकीय ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न होता है, तो नाभिकीय विखंडन या फिर नाभिकीय संलयन से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता, अणु का, यौगिक का, मिश्रण का, तत्व का। ठीक है, तो किसका नहीं किया जा सकता है, अणु का नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु रासायनिक अपक्रियाओं में भाग नहीं ले सकता। ठीक है, इसके पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं, इसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं, अब देखिए हमारा यहाँ से खगोलकी या गुरुत्वाकर्षण चैप्टर आ गया। ठीक है, चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी उपग्रह के लिए पलायन वेग 11 किलोमीटर पर सेकेंड है, उपग्रह को ऊर्ध्व से 60 डिग्री पर प्रक्षेपित किया जाता है, इस स्थिति में पलायन वेग क्या होगा। ठीक है, ये हमारा फार्मूला, इसका फार्मूला हम देखते हैं पहले। तो किसी उपग्रह का पलायन वेग जो होता है उपग्रह के कोण पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अतः उपयुक्त कथन में उपग्रह का पलायन वेग 11 किलोमीटर पर सेकेंड ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो पलायन वेग बराबर होता है √2gm/r होता है। ठीक है, इसमें हम इसका देखते हैं, तो जहाँ पे g क्या है, गुरुत्वाकर्षण है, बल है, m क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, r क्या है, पृथ्वी का केंद्र है, अतः यहाँ पे पलायन वेग कितना होगा, 11 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, इसका देखते हैं क्या, यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं, तो ये पंख सबसे पहले जमीन पर पहुंचेगा, रबर की गेंद पहुंचेगा, लकड़ी की गेंद पहुंचेगा। तो इसमें हम देखते हैं, देखिए क्या दिया गया है, गेंद निर्वात में। ठीक है, तो अगर निर्वात में है तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। ठीक है, क्योंकि यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिरेंगे तो तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, क्योंकि निर्वात में वायु का घर्षण जो रहेगा शून्य रहेगा तथा गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या शून्य होने के कारण वस्तुएं स्वतंत्र अवस्था में गतिमान रहती हैं। ठीक है, तो इस पे कोई गुरुत्वाकर्षण बल किसी पे नहीं लगेगा, तो तीनों क्या होंगी, एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। ठीक है, अगर वो निर्वात में गिर रहा है तो। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है, आप एक लिफ्ट में हैं, खड़े हैं। ठीक है, लिफ्ट के फर्श पर आपके द्वारा लगाया जा रहा बल कितना होगा, लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड के त्वरण से ऊपर जाते समय शून्य होगा, लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा, लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से किसी भी दिशा में जाते समय शून्य होगा, लिफ्ट के त्वरण की दर
बदलने से प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, इसको देखते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड के त्वरण से नीचे आते समय क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, इसको समझते हैं। लिफ्ट का जो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से अगर नीचे आते समय उस पर लगने वाला बल शून्य होगा। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही होती है तो उस वक्त क्या होता है, स्थिति व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ महसूस होता है। ठीक है, तथा जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो व्यक्ति को अपना भार घटा हुआ महसूस होता है। यहाँ पे समझिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है और वह ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको अपना भार क्या होगा, बढ़ा हुआ महसूस होगा। नीचे आएगा तो उसको अपना भार क्या हुआ, घटा हुआ महसूस होगा। ठीक है, यदि दुर्घटनावश लिफ्ट का तार अगर टूट जाता है तो क्या होता है, यह एक मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरने लगता है। ठीक है, इस दशा में उसमें स्थिति व्यक्ति को अपना भार क्या होता है, शून्य प्रतीत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया। अगर कोई व्यक्ति ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको अपना क्या होगा, भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। नीचे की तरफ आ रहा है तो उसको अपना भार घटा हुआ प्रतीत होगा। यदि मान लीजिए लिफ्ट